बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अंजुम, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन। तो आज हमने इलास्टिक कुलयंस को पढ़ना है एक डायमेंशन में। तो सबसे पहले टॉपिक के अंदर है कुलयन। तो सबसे पहले हम कुलयंस को चेक करते हैं। कुलयंस क्या होती है? अब अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और उनके नज़दीक आने से उनके दरमियान कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होते हैं। अब ये जो इंटरेक्शन है उसको हम कोलिजन्स कहते हैं। अब ये कोलिजन अट्रैक्शन जो है, कोलिजन जो है, वो एक दूसरे को टच करके भी हो सकते हैं और टच किए बगैर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो बॉल्स हैं, अब आप उसको इंटरेक्शन करवाते हैं तो एक दूसरे के साथ मारते हैं, तो अब ये इन दोनों के साथ कंटेक्ट की वजह से कोलिजन्स हुई। लेकिन आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, ठीक है, तो अब चार्जेस बज़ाहिर दोनों डिस्टेंस के ऊपर पड़े, लेकिन फिर भी एक अगर पॉजिटिव चार्ज है और उसकी फील्ड में एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है तो वो उसको रिपेल करेगा। तो अब ये जो अट्रैक्शन है ये उसके फील्ड की आपस में इंटरेक्शन की वजह से हुई। बज़ाहिर तौर पे ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन फिर भी कोलिजन्स हुई और वो ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहे हैं। तो कोलिजन्स क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और उनके दरमियान कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है तो उस चीज़ को हम कोलिजन्स कहते हैं। तो कोलिजन्स दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, जबकि दूसरी है इनइलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन्स ऐसी कोलिजन्स हैं जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। तो कोलिजन्स हुई, अगर उस कोलिजन्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व हो तो ऐसी कोलिजन्स को हम इलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं। तो अब इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जब हम हार्ड बॉल को एक फर्श के ऊपर मारते हैं, तो हार्ड बॉल हमारे लिए फर्श के ऊपर गिराई। अब क्या होता है कि वो हार्ड बॉल ऑलमोस्ट इनिशियल हाइट के ऊपर ही पहुंचती है। जब वो इनिशियल हाइट के ऊपर पहुंचती है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस था वो बहुत कम था या ना होने के बराबर था, निग्लिजिबल था। ठीक है, तो ऐसी ये जो कोलिजन्स होंगी जब एक हार्ड बॉल को फर्श के ऊपर मारेंगे और वो ऑलमोस्ट अपनी इनिशियल हाइट के ऊपर ही वापस उसी हाइट तक आए, तो ऐसी कोलिजन्स जो होंगी उसको हम इलास्टिक कोलिजन्स कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा कम हुआ है, क्योंकि कोलिजन्स के बाद उसकी वेलोसिटी उतनी ही थी, तब वो अपनी इनिशियल हाइट के ऊपर आई। इसी तरीके से अब ऐसी कोलिजन्स जिसके अंदर लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहे, तो कंजर्व रहे बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो नॉट कंजर्व। तो ऐसी कोलिजन जिसके अंदर लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहे लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, तो ऐसी कोलिजन्स को हम इनइलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं। अब इसके लिए वही आप हार्ड बॉल लें, लेकिन आप रेत के ऊपर ड्रॉप करें। अब क्या हुआ कि आप इधर से जब गए, कोलिजन से पहले उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, रेत के साथ टकराई, लेकिन उसकी नीचे वो अपनी इनिशियल हाइट तक नहीं आई, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा कम हो गई कि वो अपनी उस हाइट तक नहीं पहुंच सकी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो इनिशियल हाइट तक नहीं पहुंच सकी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है।
अब रेत के केस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी मोस्टली जो है वो फ्रिक्शन की वजह से हुई। अब फॉर एग्जाम्पल एक कप को ड्रॉप करते हैं इनिशियल हाइट के ऊपर, तो वो जैसे ही जाके फर्श पे टकराता है तो क्या होता है कि वो हीट भी हो जाता है और आवाज भी आता है, ठीक है। और जब वो कप है वो इनिशियल हाइट तक ना आए तो इसका मतलब उसकी कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई। अब कप के केस में काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ लॉस हुई? ड्यू टू साउंड और हीट। लेकिन जब हम मोस्टली फिजिकल एग्जांपल करते हैं तो उसके अंदर ज्यादा जो चांसेस होते हैं काइनेटिक एनर्जी के लॉस होने के, वो क्या होते हैं? फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो है अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन्स। तो अब अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने एक तो डेफिनेशन लिखनी ही लिखनी है और इसके साथ एग्जांपल देंगे तो तब आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। सो जब भी क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, तो आपने डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल जरूर देनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। तो आप इसके लिए क्या करते हैं कि कोलिजन्स करनी है तो उसके लिए आपके 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो आपने क्या कंसीडर किया कि 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनका मैस है m1 और m2 और वो क्या है? नॉन रोटेटिंग। अब नॉन रोटेटिंग क्यों? क्योंकि अगर वो रोटेट करेंगे तो अब बॉल है वो 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, तो अब अगर उसको रोटेट करेंगे तो वो एक डायमेंशन के अंदर उसकी चेंजिंग नहीं होगी बल्कि तीनों डायरेक्शन के अंदर चेंज होगी। उसका एक्स कंपोनेंट भी चेंज होगा जब रोटेट करेंगे, वाई कंपोनेंट भी चेंज होगा और जी भी चेंज हो सकता है। तो नॉन रोटेटिंग लिया क्योंकि आपने कोलिजन्स क्या है 1 डायमेंशन के अंदर स्टडी करनी। तो आपने 2 बॉल्स लिए जिनका मैस है m1 और m2 और वो क्या है? नॉन रोटेटिंग हैं। और दूसरी बात है रिजिड है और स्मूथ। अब रिजिड और स्मूथ लेने का क्या मतलब है कि अगर आप स्मूथ लेंगे तो फ्रिक्शन कम से कम होगी और इसी तरीके से रिजिड लेंगे तो वो भी फ्रिक्शन को कम से कम करेगा। तो आपने फ्रिक्शन को कम से कम निग्लिजिबल करने के लिए आपने स्मूथ और रिजिड बार लिए। और नॉन रोटेटिंग क्या है? क्योंकि आपने 1 डायमेंशन के अंदर स्टडी करना है तो नॉन रोटेटिंग आपने लिए मैसेज। तो क्या कंसीडर किया कि 2 बॉल जिनका मैस m1 और m2 है और वो v1 और v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, कुछ टाइम गुजरता है तो उनका इंटरेक्शन होता है, कोलिजन्स होती है और कोलिजन्स के बाद जो m1 मैस है उसकी वेलोसिटी v1 प्राइम हो जाती है, जबकि m2 जो मैस है उसकी वेलोसिटी v2 प्राइम हो जाती है। अब आपने स्टडी करना है इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन्स को स्टडी करनी है तो उसकी लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहनी चाहिए। तो फिर आपने क्या किया कि दोनों को हम बारी बारी देखते। तो सबसे पहले क्योंकि ये कोलिजन इलास्टिक है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जरूर होना चाहिए। तो मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए तो इसका मतलब ये हो गया तो कोलिजन, अच्छा जी, मोमेंटम जो आपका है वो बिफोर कोलिजन इक्वल होना चाहिए लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम एक ही बात है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अगर कोलिजन से पहले जो लीनियर मोमेंटम था वही कोलिजन्स के बाद है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। तो अब सबसे पहले चेक करते हैं कि बिफोर कोलिजन क्या मोमेंटम, इस मैस का मोमेंटम आ गया m1v1 और इसका मोमेंटम आ गया m2v2। तो अब इन दोनों को जमा करेंगे तो आपका कोलिजन आ गया, लीनियर मोमेंटम आ गया बिफोर कोलिजन। तो ये आपका लीनियर मोमेंटम आ गया बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन क्या हो गया? m1v1 प्राइम इसका मोमेंटम हो गया m2v2 प्राइम इसका। अब इनको सम करेंगे तो ये टोटल मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल है लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अब क्या करते हैं हम?
अब ये करते हैं कि m1 v1, ये जो m1 है इसको इधर लेके आते हैं। अब इधर प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू, अब m2 v2 प्राइम है और इस m2 को उधर लेके जाते हैं तो माइनस m2 v2। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं कि m1 कॉमन लेते हैं तो v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल हो गया, इधर से m2 कॉमन लेते हैं तो v2 प्राइम माइनस v2। तो ये इक्वेशन जो है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब क्योंकि कुलियंस है इलास्टिक कुलियन तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहनी चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड इन इलास्टिक कुलियन। तो अब इलास्टिक कुलियन के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, तो बिफोर कुलियन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो अब इन दोनों को जमा करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी बिफोर कुलियन, और आफ्टर कुलियन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। तो अब इन दोनों को सम करेंगे तो हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कुलियन, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलियन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कुलियन। तो अब आपने क्या किया कि इधर से सबसे पहले क्या किया कि 1/2 इधर से कॉमन लिया और इधर से भी कॉमन लिया तो उनको कैंसिल कर दिया। तो ये 1/2 तो हम कॉमन लेके दोनों तरफ कैंसिल कर दिया। अब उसके बाद फिर क्या किया, उसी तरीके से जिस तरह ये किया है तो अब क्या करते हैं m1 v1 स्क्वायर और उधर से m1 वाली टर्म इधर लेके आए m1 v1 प्राइम स्क्वायर, और इसी तरीके से m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया m2 v2 स्क्वायर। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, m1 कॉमन लिया बिल्कुल उसी तरीके से, तो ये क्या बना v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इक्वल हो गया m2 इधर से कॉमन लिया तो v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब क्या किया, अब इसको हम फार्मूला की मदद से इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसे प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब हमारे पास इधर क्या है, आपने क्या किया v1 प्राइम स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर। तो अब अगर इसको देखा जाए तो ये क्या बना, ये बना v1 प्लस v1 प्राइम और इंटू a प्लस बी और a माइनस बी, तो v1 माइनस v1 प्राइम। इसी तरीके से यहाँ पे भी v2 प्लस v2 प्राइम प्लस v2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। और उसके बाद फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर। तो हमने क्या किया, डिवाइडेड 1 बाय इक्वेशन 2, तो फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड किया 2 के ऊपर। तो अब हमने क्या किया, 2 ऊपर आ गए। इसी तरीके से हमने इस फार्मूला के अंदर इसको भी खोल लिया और इसको भी खोल लिया और उसको डिवाइड किया 1 के ऊपर। अब देखिए ये m1 है, m1 से कैंसिल, ये इक्वेशन इससे कैंसिल, इसी तरीके से m2 से कैंसिल और ये इससे कैंसिल। तो इधर से हमें क्या मिला, v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। तो अब इधर से क्या किया कि v2 को इधर लेके आए और v1 प्राइम को उधर लेके जाए, तो ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब ये इक्वेशन जरा देखते हैं कि ये है क्या। अब v1 माइनस v2, ठीक है, तो अब v1 माइनस v2 ये बिफोर कोलिजन है, ठीक हो गया। अब v1 माइनस v2 ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v1 विद रिस्पेक्ट टू v2। जब दो मैसेज एक दूसरे के लिहाज से मोशन कर रहे होते हैं तो उनकी वेलोसिटी को हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, कि किसी एक के लिहाज से दूसरे की वेलोसिटी। अब v1 माइनस v2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है v1 की विद रिस्पेक्ट टू v2।
तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है v1 की विद रिस्पेक्ट टू v2। अब बिफोर कोलिजन जरा देखें, तो ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि कोलिजन होनी है तो ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। इसी वजह से जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी उसे कहते हैं। तो v1 माइनस v2 को आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो बिफोर कोलिजन पहले की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड को रिलेटिव वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, और उसके बाद दूसरी चीज देखी जाए तो बिफोर कोलिजन दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो इसी वजह से इस वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी कहते हैं। अब इसी तरीके से अब अगर इसको देखा जाए v2 माइनस v2, तो अब हुआ क्या कि ये कोलिजन हुई तो ये एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब कोलिजन के बाद क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे को अवे जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है सेकंड की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये क्या था, फर्स्ट अप्रोच कर रहा है दूसरे को। कोलिजन के बाद क्या होगा, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी सेकंड की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो सेकंड क्या जा रहा है, कोलिजन के बाद दूसरा आगे की तरफ जा रहा है, अवे जा रहा है। तो इसी वजह से एक तो इसे कहते हैं कि इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट आफ्टर कोलिजन। ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बिफोर कोलिजन। तो अब ये जो v2 क्या हो रहा है, कोलिजन के बाद अवे जा रहा है, तो इसी वजह से इस वेलोसिटी को आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इसको आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो मोस्टली जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है तो वो इस तरीके से आता है, डिफाइन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन एंड explain the velocity of approach is equal to the velocity of separation। तो ये यहाँ तक फिर आपने अगर ऐसे केस में आए तो यहाँ तक जाना है। तो अक्सर वो इस तरह कह सकता है कि explain elastic collision in one dimension and also calculate v1 prime and v2 prime। तो ऐसे केस में फिर आपने क्या करना होगा, इससे मजीद आगे जाना है और v1 प्राइम और v2 प्राइम भी फाइंड आउट करने हैं। तो अब अगर इसको देखा जाए तो इससे आगे इधर से हमें ये पता चला कि v2 प्राइम जो है वो किसकी इक्वल है, v1 माइनस v2 प्लस v1। तो ये इक्वेशन इधर से पता चली। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करता हूं तो हमें v1 प्राइम की वैल्यू निकल आती है। तो अब अगर इसके अंदर मैं पुट करता हूं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो मैंने क्या किया, m1 v1 प्लस m2 v2 is equal to m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब ये जो v2 प्राइम है उसकी जगह मैंने ये इक्वेशन पुट कर दी। तो अब जरा मैं इसको खोल लेता हूँ, m1 v1 प्लस m2 v2 is equal to m1 v1 प्राइम प्लस m2 v1 माइनस m2 v2 प्लस m2 v1 प्राइम। ठीक हो गया। तो अब अगर इसको देखा जाए तो m1 v1 ये जो m2 v2 है और ये m2 v2 इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूं। ठीक हो गया। अब ये अगर इधर आता है तो एक m2 v2 और ये इधर आगे प्लस m2 v2, तो इससे क्या हो गया, हमें 2m2 v2 आ गया। तो मैं जरा इसको कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो m2 v2 ये इधर आया तो प्लस m2 v2 प्लस, अब v1 प्राइम और v1 प्राइम इनको इधर ही लिखते। तो अब अगर इधर से v1 प्राइम कॉमन लेंगे तो क्या मिला, m1 प्लस m2, इधर बच गया m1 v1 और इधर m2 v1, तो इसको इधर लेके आए तो माइनस आ गया। ठीक हो गया। और अगर मैं v1 इधर तो m1 v1 माइनस
m2v1। तो अब देखें ये दोनों प्लस हो गए तो 2m2v2 आ गया, प्लस इनमें से m1 v1 कॉमन लिया तो m1 माइनस m2 आ गया, और इधर v1 प्राइम जो है वो इधर से आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई। तो अब क्या किया कि हमें v1 प्राइम निकालना है, तो इसको पूरी इक्वेशन को m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसके ऊपर डिवाइड किया तो ये क्या बना, तो जब इसके ऊपर डिवाइड किया तो ये v1 प्राइम आ गया, इसके ऊपर डिवाइड किया तो हमें ये रिलेशन निकल गया, साथ v2 आ गया, प्लस इसके डिवाइड किया तो ये हमारा v1 प्राइम निकल आया। ठीक हो गया। अब v2 प्राइम हमने निकालना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे v2 जो प्राइम है v1 प्राइम की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। तो चलिए पुट करके देख लेते हैं। v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम। तो मैंने क्या किया, v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम की वैल्यू पुट कर दी। अब v1 प्राइम की वैल्यू क्या है, 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2 और प्लस m1 माइनस m2 इंटू v1 ओवर m1 प्लस m2। तो अब मैं क्या करता हूँ, v1 को कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर 1 बच गया, माइनस m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, तो मैंने कॉमन लिया v1 को, तो इधर से 1 बचा और ये बाहर निकल गया, तो ये सारी इसके अंदर आ गई और ये प्लस का आ गया। ठीक हो गया, क्योंकि ये प्लस। इसी तरीके से मैं v2 को कॉमन लेता हूँ और इधर मैं फॉर एग्जांपल पहले माइनस लिख ले, तो ये 1 आ गया और माइनस इधर से क्या मिला, 2m2 ओवर m1 प्लस m2, ये चीज़ आ गई। अब मैं एलसीएम लेता हूँ, तो m1 प्लस m2 एलसीएम आ गया। अब इधर नीचे 1 है तो ये उससे मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर से m1 प्लस m2 आ गया और ये से कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाली आएगी तो m1 माइनस m2 हो गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से इधर माइनस है, ठीक है, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसको प्लस बना देता हूँ। प्लस बनाएंगे तो क्या मिला, तो ये -1 हो गया और ये प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 हो गया। ठीक हो गया। तो अब मैं मजीद m2 से कैंसिल, तो ये इससे हमें क्या मिला, m1 प्लस m1, तो इधर से आपको मिल गया 2m1 ओवर m1 प्लस m2 और ये साथ v1 आ गया। अब इधर से मैं एलसीएम लेता हूँ, तो ये v2 था, तो ये मिला m1 प्लस m2। अब इधर से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस इंटू m1 प्लस m2 और इधर से ये से कैंसिल हो गया, तो ये 2m2 आ गया। ठीक है, तो अब ज़रा मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस v2। अगर मैं इसको देखूँ तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो गया। तो इधर से क्या मिला, m1 प्लस m2। इधर से अगर इसको देखा जाए तो 2 प्लस का 2m2 है और माइनस का m2 है, तो इसका मतलब ये हो गया m2 और ये माइनस m1, तो यहाँ से v2 हो गया। तो इधर से आपका v2 प्राइम की वैल्यू भी निकल आती है। ठीक है, तो आज तो हमने क्या किया कि इलास्टिक कोलिजन को वन डायमेंशन के अंदर स्टडी किया और हमने वेलोसिटीज निकाली आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल्स की। तो नेक्स्ट के अंदर हम इसके केसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।